हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 30 अगस्त एंड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लेक्चर को पूरा देखिए और नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि रिविज़न टाइम आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो प्लीज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, सुनने से पहले आप क्या करिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। आज का जो मोटिवेशन कोट है पहले उसको देख लेते हैं। कामयाबी कभी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती, बस मोहताज होती है आपकी लगन से की गई मेहनत की। कोई डिग्री कोई वो मैटर नहीं करता है, बस आपको क्या करना, आपकी लगन, आपका दृढ़ निश्चय, आपका संकल्प, यही आपकी मेहनत, यही डिसाइड करती है आपकी कामयाबी। बाकी आपके पास कितनी डिग्री है डजेंट मैटर, बस आप मेहनत करते रहिए, लगातार कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए, निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका कि क्या है, मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। तो कहाँ किया गया है, ये इंदौर में किया गया है। कहाँ किया गया है, ये इंदौर में किया गया है। चलिए इसको हम लोग बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। एक मिनट, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्लस्टर है क्या। तो क्लस्टर वो होता है जहाँ पर बहुत सारी इकाइयाँ क्या करती हैं, बहुत सारी इकाइयाँ, मैं लिखूँगी कम बताऊँगी ज़्यादा क्योंकि टाइम लग जाता है। बहुत सारी इकाइयाँ जब क्या होती हैं, एक स्थान पर ही लगे, एक ही प्लेस पर जब बहुत सारी इकाइयाँ लगती हैं तो वो क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये टॉय क्लस्टर होगा, यहाँ पे 20 लघु इकाइयाँ हैं यहाँ पे जो एक स्थान पर क्या होंगी, लगेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना, क्लस्टर क्या होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये कहाँ लगेंगी, पहला टॉय क्लस्टर ये मध्य भारत का है, तो वो कहाँ पे, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो जब ये मध्य भारत कह रहा है यानी इसके पहले भारत का पहला होगा कहीं ना कहीं। भारत का पहला टॉय क्लस्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है, वो उसका नाम रखा गया था कोप्पल टॉय क्लस्टर रखा गया था। भारत का पहला कहाँ पर रखा गया था, कर्नाटक। तो ये आपको ध्यान रखना। और मध्य भारत का पूछे तो इंदौर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका मध्य भारत का पहला टॉय क्लस्टर है जो इंदौर में स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जो 2000 प्लस लोग हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 2000 प्लस लोगों को रोजगार मिलेंगे। और यहाँ पर 80 करोड़ रुपए का क्या हुआ, 80 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है, 80 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जब इंदौर की बात आई है, मध्य प्रदेश की बात आ ही गई है, तो यहाँ से संबंधित और भी जो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्या है, मध्य प्रदेश का जो खंडवा इलाका है, मध्य प्रदेश का खंडवा, यहाँ पे क्या हुआ है, बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट स्थापित है। बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट स्थापित कहाँ पर, खंडवा, मध्य प्रदेश। और अगर ये पूछ ले एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट, तो वो इंदौर में ही है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट इंदौर में। और बुरहानपुर जो कि कई चर्चा में बना हुआ है बहुत दिनों से, तो ये भी ध्यान रख रहा है कि हर घर जल वाला जिला, प्रमाणित जिला, वो कौन सा है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफए के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। किसे चुना गया है, यहाँ पे 2 चुना गया है। एक महिला, यहाँ महिला खिलाड़ी पूछा है और पुरुष खिलाड़ी, दोनों को चुना गया है। तो महिला खिलाड़ी में कौन है, एलेक्सिया पुटेलस हैं। कौन है, एलेक्सिया पुटेलस। लेकिन अगर पुरुष पूछ ले तो पुरुष में कौन हो जाएंगे, करीम बेंजमा, ये माँ है, ठीक है। करीम बेंजमा पुरुष वर्ग में है और महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने तोड़ा है, तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने क्या है, दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से अगेन दोबारा तोड़ दिया है, फिर से तोड़ दिया है। यानी जनगणना के जो आंकड़े आए उसके अनुसार क्या हुआ कि 2021 में जो साउथ कोरिया है इसकी प्रजनन दर घट करके कितनी हो गई है, 0.1 रह गई है।
यानी कि इस साल जो प्रजनन दर है वो और भी कम हो जाएगी। क्या हुआ था 1970 से 1970 से प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। 1970 में जो प्रजनन दर थी वो थी 4.53 थी, 4.53 थी। फिर क्या होता है 2000 में क्या होता है, इसमें और भी तेज़ी से गिरावट आती है। 2018 में प्रजनन दर 1% भी से भी कम हो जाती है और 2018 में ये प्रजनन दर 1% से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि और फिर ये 2021 में क्या होती है, 2021 में ये घट करके कितनी हो जाती है, 0.8 से भी नीचे आ जाती है। तो अमेरिका में प्रजनन दर, और अमेरिका में अगर पूछा जाए तो 1.66 प्रजनन दर है, जापान में यही 1.37 है। प्रजनन दर इतनी बार मैं बोल रही हूँ तो ये पता होना चाहिए प्रजनन दर है क्या। तो प्रजनन दर जो होता है, प्रजनन वर्ष के दौरान एक महिला से जो जन्म लिए गए बच्चे हैं उनकी औसत संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी भारत में कुछ महीने पहले जारी हुआ था, क्या जारी हुआ है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी हुआ। तो उसके 5वें दौर की जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि देश में जो कुल प्रजनन दर है, देश में जो कुल प्रजनन दर है वो 2.2 से घट करके कितनी हो गई है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2.0 हो गई है भारत में प्रजनन दर, यहाँ से घटकर इतनी हो गई है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण उपाय की क्या है, प्रगति को दर्शा रहा है। तो कुल प्रजनन दर क्या होता है, TFR क्या होता है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन दर जो होता है जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। तो दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं कि दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा की बात करें तो वो क्या है, दक्षिण कोरियाई वोन है। क्लियर। अगर इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है, वैसे पूछा नहीं जाएगा बट आप जान लीजिए, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, हॉन डक सू, ये सा है, सू। और अगर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो हैं यू सोक यूल। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर का, चर्चा में रहा स्वार्म क्या है। क्या क्वेश्चन मैंने पढ़ा, चर्चा में रहा स्वार्म। ये स्वार्म है क्या, ये क्या है, एक ड्रोन प्रणाली है। तो ये किससे संबंधित है, AI से संबंधित। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करके लक्ष्य की पहचान करने में, अगर सिंपली कहा जाए, सिंपली वर्ड में, तो स्वार्म क्या है, एक ड्रोन प्रणाली है, ठीक है। और ये किस पर आधारित है, AI पर आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इसमें क्या हुआ है, ये सेना का स्वार्म जो है ये सेना का यंत्रीकृत विमान के भाग के रूप में इसे शामिल किया गया है। स्वार्म को सेना का यंत्रीकृत विमान के भाग के रूप में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। क्लियर। इसका काम क्या है, कार्य क्या करेगा ये, इसका काम है अपने लक्ष्य की पहचान करना, और सारे काम स्वतः ही बांट लेंगे। अपने सारे काम जो होंगे वो खुद ही क्या होंगे, स्वतः ही क्या करेंगे, बांट लेंगे। ये इसका क्या है, काम है। क्लियर। और पहली बार इसको लद्दाख में भारत चीन सीमा पर क्या किया गया है, तैनात किया गया है। तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि स्वार्म ड्रोन में एक ही स्टेशन से नियंत्रित कई ड्रोन होते हैं जिन्हें निगरानी के साथ ही विभिन्न कार्य करने के लिए एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। क्या करके, एल्गोरिदम का यूज़ करके संचालित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्वार्म ड्रोन में एक ही स्टेशन से नियंत्रित कई ड्रोन होते हैं और एक ही मिशन में विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जा सकते हैं। इस प्रकार यह लगातार हमला करके, अटैक करके दुश्मन की जो रक्षा प्रणाली है उसको ध्वस्त करने में स्वार्म जो है ये क्या है, सक्षम है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ आया है तो 1 मिनट INS विक्रांत के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि ये क्या है, एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है। स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्लियर। स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और कैसा, भारत का
भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसको किसके द्वारा निर्माण किया? ये कोच्चि, ये भी ध्यान रखिएगा, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो ये जो है अटल ब्रिज का जो है ये अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ये जो अटल ब्रिज होगा, ये अटल ब्रिज जो होगा, ये जो पैदल यात्री होंगे, पैदल यात्री और साइकिल यात्री, पैदल यात्री और जो साइकिल यात्री होंगे उनके लिए ये होगा। ये कितने मीटर लंबा है ये भी ध्यान रखना, 300 मीटर लंबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टार बना लेना है, ठीक है, ये क्लियर हो। और ये जो अटल ब्रिज है ये साबरमती नदी को पार करने के लिए बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, किस नदी के लिए? साबरमती नदी को पार करने के लिए ये बनाया गया है। क्लियर हो गया होगा। और ये जो अटल ब्रिज है, अटल सुरंग याद आ रहा बार बार, अटल ब्रिज जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की थीम पर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की थीम पर बनाया गया है। क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जब यहाँ पे अटल नाम आया ही है तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कारगिल युद्ध 1999 का हुआ था 1999 में, तब ये प्रधानमंत्री थे, तब भी यही प्रधानमंत्री थे। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही जी थे, 1999 में हुआ था। दिल्ली से लाहौर बस सेवा स्टार्ट की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही के द्वारा ही की गई थी, दिल्ली से लाहौर बस सेवा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट की गई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो ये बता रहे हैं, पॉलिटी से संबंधित 86वां नंबर का जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, इसमें ये फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, इन दोनों से संबंधित है, जो कि एजुकेशन से संबंधित है। इन्हीं के द्वारा ये इसमें, इन्हीं के टाइम में ये इसमें शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है, वाजपेयी जी जो है 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे, 3 बार पीएम थे। 3 बार मतलब कि 1996 में जब वो बने थे तो मात्र 13 दिन के लिए थे, 13 डेज़ के लिए थे। फिर क्या होता है 1998 में जब वो सेकंड टाइम प्रधानमंत्री बनते हैं तो 13 माह के लिए बनते हैं, 13 महीने के लिए बनते हैं। और तीसरी बार जब 1999 में ये बनते हैं प्रधानमंत्री तो 6 माह के लिए बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में और भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने 4 अक्टूबर 1977 को इन्होंने हिंदी में संबोधन दिया था, हिंदी में संबोधन। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। और अटल सुरंग, जैसे कि बार बार मेरे माइंड में आ रहा था अटल सुरंग, तो ये जो है ये कहाँ, ये जो रोहतांग सुरंग था इसका नाम बदल के, रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है, जो कि क्या है, लंबी सुरंग है, 9.02 किलोमीटर लंबी है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म उत्सव पर ही क्या किया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट थे मेरे नज़र से मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए आपके लिए। तो अभी भी जिसने चैनल ये लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, लाइक करने से सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाई जा रही है? ये कहाँ पर बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है बेंगलुरु में बनाई। तो भारत का पहला पूछ ले 3D डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। क्लियर? बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताइए, बेंगलुरु इंडिया, ये जो है बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। भारत का सिलिकॉन वैली कौन कहलाता है? बेंगलुरु कहलाता है, सिलिकॉन वैली। और बेंगलुरु ही बगीचों का शहर कहलाता है, बगीचों का शहर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो 3D मुद्रित डाकघर है ये किस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा, लार्सन और टूब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है।
1 माह में ये निर्माण हो जाएगा, 1 महीने में इसका निर्माण हो जाएगा। और इसमें जो आ रहा है 25 लाख का खर्चा इसमें आ रहा है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रही लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी हैं? खबरों में रही लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये लिंथोई चनम्बम जो हैं किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये हैं 1 मिनट, यहाँ हॉकी हो गया, गलत है, जूडो से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? जूडो से ये जुड़ी हुई हैं। जूडो प्लेयर है, जूडो खिलाड़ी हैं, 15 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की? 15 वर्ष के हैं ये जूडो प्लेयर। क्लियर? तो इसमें जूडो के अंदर कैडेट विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? जूडो के अंदर कैडेट विश्व चैंपियन में, कैडेट विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसे ये पहले भारतीय हैं जो उन्होंने जीता है। किसको हरा करके? ब्राज़ील प्लेयर को, ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं उनको हरा करके इन्होंने जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ की हैं? लिंथोई चिनम्बम, ये हैं मणिपुर की। ये भी आपको ध्यान रखना, कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं, जिन्होंने ब्राज़ील प्लेयर को हरा दिया है। 15 वर्ष की हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में जीता है। ऐसी पहली भारतीय हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय या दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? पहले भारतीय या दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये कौन है? विराट कोहली हैं। कौन है? विराट कोहली। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो क्रिकेट एशिया कप मैच का विनर कौन हुआ? भारत हुआ। विनर कौन बना? भारत हुआ। तो इस मैच में 2 रिकॉर्ड बने हैं। इस मैच में जो रिकॉर्ड बने हैं वो 2 बने हैं। रिकॉर्ड 2 बने हैं। कौन से 2 रिकॉर्ड बने हैं? एक तो क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय या दुनिया के दूसरे क्रिकेटर जो है वो विराट कोहली हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि तीनों फॉर्मेट, जैसे कि टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, इन तीनों में विराट कोहली जो है 100 या मतलब 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये जब दुनिया का दूसरा क्रिकेटर बोल रहा है, दुनिया का पहला कौन सा हुआ? तो वह रॉस टेलर। और कौन है? रॉस टेलर। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कौन सा रिकॉर्ड बना है कि T20 में सर्वाधिक रन का, T20 में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड बना है। कौन बनाया है? तो ये बनाए हैं रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? 29 अगस्त को किया जाता है। क्लियर? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो इस दिन का उद्देश्य जो है, जो परमाणु हथियार हैं, परमाणु विस्फोट है या किसी अन्य परमाणु विस्फोट के प्रभाव के बारे में क्या करना है? जागरूकता को बढ़ाना है। और परमाणु हथियार मुक्त जो है वो दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में उनकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति उनको क्या करना है? जागरूक करना। सिंपली कहा जाए तो इसका उद्देश्य परमाणु हथियार के जो प्रभाव हैं, उनके विस्फोट के प्रभाव, उनके बारे में क्या करना है? जागरूकता फैलाना है। क्या हुआ था? 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वां सत्र जो हुआ था, 64वें सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया था 64-35 का। ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसी स्वीकृति के माध्यम से परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। और 2010 में पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया है? क्या कह रहा है? 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? केरल। ओणम कहाँ मनाया था? केरल में। कब से कब तक? 30 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया गया केरल में। और ये मलयालम कैलेंडर से शुरुआत होता है। मलयालम कैलेंडर से शुरुआत होता है, कैलेंडर से शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सितंबर का पहले पखवाड़े में इसका आयोजन होता है। सितंबर के पहले पखवाड़े में इसका आयोजन होता है। क्लियर? ओणम का जो तिरु ओणम इसी दिन मनाया जाता है। ओणम का कौन सा ओणम? तिरु ओणम इसी दिन मनाया जाता है। और कृषि पर्व के रूप में यह मनाया जाता है। यह जो है कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है, पर्व के रूप में मनाया जाता है।
और इसमें ये मान्यता है कि राजा महाबली जब वापस लौटे थे तो उसी की खुशी में ये मनाया जाता है। कौन? राजा महाबली के वापस लौटने की खुशी में ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, केले के पत्ते पर, केले का पत्ता है, केले के पत्ते पर क्या होता है, 26 प्रकार के पकवान, 26 प्रकार के पकवान रखे जाते हैं इसमें, यही सब होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कल मैंने डिस्कस किया था मरवत महोत्सव, मरवत उत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? ये नागपुर में, अभी कल ही मैंने इसको बताया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लें कि थय्यम, थय्यम नृत्य कहाँ का है? थय्यम नृत्य जो है वो है केरल का। कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ का है? केरल का। अगर पूछ ले ईशान मंथन महोत्सव कहाँ मनाया गया उत्सव? तो नई दिल्ली में। तो ये सारे आपको ध्यान रखने। चलते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं कल का। 27 अगस्त 2022 को खादी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया? हरिद्वार को। परिवार कल्याण कार्ड योजना किसी यूटी से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। मरवत उत्सव ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया? कच्छ में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014। किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया? राजस्थान। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।